Hi everyone, welcome to Stocks with Rohit and welcome to our second episode of mentorship program for stock market mastery। देखिए पहले एपिसोड में मैंने अपने आप को टेस्ट किया, मेरी जर्नी को बताया, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, किस तरीके से मैंने अपनी गलतियों से सीखा, क्या मेरा मकसद था, क्या मैंने ह्यूमिलेशन झेले और क्या मैंने ठाना कि मेरे को आगे यहाँ पर करना है। तो पहला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर मुझे मकसद आपको समझाना था कि किस मकसद से हम मार्केट में काम कर रहे हैं और वो मकसद मेजरली हमारा पैसों से रिलेट करता है और पैसे से ही बाकी सारी चीज़ें आपको फॉलो करते जाएगी। इसलिए डेफिनेटली पैसे हमें कमाना है एक एथिकल वे में और एक स्किल के साथ, एक मास्टरी के साथ और एक नॉलेज के साथ। क्योंकि जब अपने नॉलेज को लगा के, अपनी स्किल को लगा के आप पैसा कमाओगे तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा और ये सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है वो 100% 200% से भी कुछ ज़्यादा होता है। और ये जो लेवल रहेगा ये कंटिन्यूस आपकी लाइफ में बनता हुआ रहेगा और जितना आप इसे कंटिन्यूसली काम करते जाओगे तो ये आपका नॉलेज भी कंपाउंड करेगा, साथ साथ में आपके पैसों को भी कंपाउंड करते जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करने से पहले इसे सीखने के लिए। और यही रीजन था हमारा पहला एपिसोड ओपन टू ऑल था। आज के एपिसोड में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम एक्चुअल में क्या सीखने वाले हैं, मतलब हमारे मॉड्यूल्स के बारे में, हमारे चैप्टर्स के बारे में। हर मॉड्यूल में हमारे कितने चैप्टर्स हैं और उनको कितने धीरे धीरे हम किस हिसाब से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये है हमारा एपिसोड नंबर 2, इंडेक्स डिस्कशन पार्ट 1। देखिए क्या होगा, ये जो हमारा मॉड्यूल है ये बहुत सारे मॉड्यूल है, मतलब ऑलमोस्ट 14 मॉड्यूल्स है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स पे हर एक एपिसोड हमारा बनेगा, इसलिए इंडेक्स को डिस्कस करने के लिए भी मुझे टाइम लगेगा और मैं इस टाइम को ब्रेक करूंगा 2 एपिसोड्स में। मतलब इस हफ्ते जो भी 2 एपिसोड्स आएंगे वो हम इंडेक्स पे बात करेंगे और जो डिस्कशन होगा वो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स लेके बात करने वाला हूँ। आज हम हर चीज़ को ओवरव्यू करेंगे, कुछ भी डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा। हम समझेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम सीखने क्या वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए हमारा मेन फोकस जो रहेगा इस कोर्स का वो रहेगा क्वेश्चनिंग। और क्वेश्चनिंग से मेरा मतलब है कि अगर मैंने आपको ये कोर्स ज्वाइन करवाया है और आपने अगर ये कोर्स खुद से ज्वाइन किया है तो उसके पीछे एक फैक्टर है, उसके पीछे है ट्रस्ट का फैक्टर। और वो ट्रस्ट फैक्टर की वजह से आप बिना बोले इस कोर्स को ज्वाइन किए हो। मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की है, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई है और 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें सब्सक्राइबर्स जो मिले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो डेफिनेटली आपके ट्रस्ट की वजह से आप यहाँ पर आए हो और उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होने देना है, वो मेरा यहाँ पर काम रहेगा। तो इसीलिए हम क्वेश्चनिंग पर मेजर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चनिंग, रीजनिंग। अब देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत बार होता है कि बिना रीजन के कोई चीज़ें होती है, बिना रीजन के स्टॉक गिरता है, बिना रीजन के स्टॉक बढ़ भी जाता है। माइक्रो कैप है, फंडामेंटल्स नहीं है, बिना रीजन के स्टॉक बढ़ भी रहा है। माइक्रो कैप है लेकिन स्टॉक गिरते जा रहा है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं फिर भी गिरते जा रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत बार आपके पास रीजन नहीं होते और फिर भी यहाँ पर प्राइस आपके सोचे हुए डायरेक्शन से अपोजिट जाता है। तो हमें क्या करना है, जब प्राइस हमारे सोचे हुए डायरेक्शन से अपोजिट जाता है हमें वो रीजन फाइंड करने का ट्राई करना है। क्योंकि आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अगर स्टॉक फॉल कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। भले ही वो फॉलो अप सेलिंग हो सकती है, भले ही वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, भले ही कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजनिंग होना ही होना है। स्टॉक मार्केट गैम्बल है, हमें इसे गलत प्रूफ करना है। क्योंकि देखिए गैम्बल वही चीज होती है जिसमें आपका लक फैक्टर होता है और यहां पर हम लक पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जब मैं सीए फाइनल पास हुआ तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर किया था। अभी उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आपसे मेंटरशिप लेने आते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पूछने आते हैं कि किस तरीके से आपने पास किया, क्या किस तरीके से आपने पढ़ाई करी। तो उसमें कैसा रहता था, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछने आते थे कि किस तरीके से
पढ़ना चाहिए। और उनका मतलब पहला एक क्वेश्चन रहता था कि सीए आपने क्लियर किया है तो सर इसमें एक्चुअली लक भी बहुत फेवर करना चाहिए आपका, और इसमें लक पार्ट भी बहुत आपको अगर फेवर करेगा तो ही आप पास कर पाओगे। तो देखिए ये किसी की मेहनत पे पानी फेरने वाला स्टेटमेंट है। और मैंने सीए पास किया ये एक लक है, ये बोलना आपके लिए तो हो सकता है कि आप अपने बच्चे को सांत्वना दे रहे हो, मतलब खुद के बच्चे को आप सांत्वना ज़रूर दे रहे हो कि लक की वजह से वो फेल हो गया। लेकिन जिसने इसे मेहनत से पास किया है वो सोचता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से पास किया और सामने वाला इसे लक का नाम दे रहा है। तो हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट होगा वो लक से कभी नहीं हो सकता। और अगर आप इसके पीछे मेहनत कर रहे हो, सीखने के बाद उसे अप्लाई कर रहे हो, उसको अप्लाई करने के बाद प्रॉपर रीजनिंग देख रहे हो, रीजनिंग के हिसाब से अपने ट्रेड्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा होगा ज़रूर। और उसके पीछे लक नहीं होगा, आपकी मेहनत होगी, आपका हार्डवर्क होगा, आपका स्किल होगा, आपका नॉलेज होगा और आपका स्मार्ट वर्क होगा। और वो स्मार्ट वर्क तभी आएगा जब आप यहाँ पर सीखोगे। तो यही हमें करना है, हमें सीखना है, पूरे 6 महीने हमें सीखना है। और ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चन ज़रूर आए थे, और इसीलिए 2 चीज़ों पे हमने फोकस रखा था यहाँ पर, पहला क्वेश्चंस और दूसरा रीजनिंग। तो क्वेश्चंस पे मैं बात करूँगा और उन क्वेश्चंस को लिख के मैं उनके आंसर दूंगा। आप ही के क्वेश्चन है, आपको ही मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन था, मुझे कुछ भी नहीं आता है सर, तो डेफिनेटली क्या ये कोर्स ज्वाइन करके मुझे ज़ीरो से सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए ये जो पर्टिकुलर कोर्स है वो 6 मंथ्स लॉन्ग है। और 6 मंथ्स के साथ आज जब आप ये इंडेक्स देखोगे तो आपको समझेगा कि हम कितना माइन्यूटली हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, कितना प्रैक्टिकली हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। एक एक चीज़ की रीजनिंग होगी, एक एक चीज़ को हैंडल किया जाएगा। इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़ीरो नॉलेज है, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ऑर्डर पंच करना भी नहीं आता, आपको कंपनी फाइंड करना भी नहीं आता, आपको नहीं पता आईपीओ क्या होता है, आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, आपको नहीं पता लिमिट ऑर्डर क्या होता है, आपको नहीं पता कुछ भी चीज़ें, आपको नहीं पता फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आपको पीएनएल रीड करते नहीं आता है, आपको यहाँ पर बैलेंस शीट रीड करते नहीं आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि ये 6 महीने की कोर्स में आपको सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वे में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर हर चीज़ को समझने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ दे चुका हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा और एक स्किल ही आपकी लाइफ में ऐड होगी। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप ही लोगों का क्वेश्चन है, सॉरी, अभी कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसे 2 महीने बाद ज्वाइन करते हैं तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद भी आप इसके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कोर्स को जल्दी देखना होगा। अगर आपने पहले के लेक्चर्स मिस किए हैं, अगर कोई कोर्स 2 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक में पहले के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे टू मैच अप हमारे अभी के एपिसोड, मतलब बाद के एपिसोड जो चलेंगे। इसलिए आप कभी भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बिकॉज़ ये जो कोर्स के लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड रहेंगे। ये रिकॉर्ड होंगे उसी हफ्ते में जिस हफ्ते में ये लाइव आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे कोर टेक्निकल सेशंस चालू हो जाएंगे, जब हमारा फंडामेंटल्स पूरा रेडी हो जाएगा, जब हमारे सेटअप रेडी हो जाएंगे, तब जाके आप लोगों के क्वेश्चन सामने आएंगे। तो मैं यहाँ पर संडे को लाइव आऊँगा आपके क्वेश्चंस लेने के लिए, आपसे डिस्कशन करने के लिए, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके साथ-साथ एक और क्वेश्चन था कि सर देखिए आप बहुत सारे लोगों से जुड़ चुके हैं, फॉलोअर्स आपके बहुत सारे हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो क्या आप हमें हैंडल कर पाएँगे कि नहीं? तो इस बात के लिए भी आप डेफ़िनेटली निश्चिंत रहिए, क्योंकि इस कोर्स में हमने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं। और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मेरा मतलब है कि जितने मैं हैंडल कर सकता हूँ, उतने ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। और जो क्वेरीज़ उनकी रहेगी, उसको मैं पर्सनली यहाँ पर देखने वाला हूँ। पहली बात तो लाइव आके मैं यहाँ पर क्वेरीज़ को देखूँगा। दूसरी बात, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, किसी भी रीज़न से आपकी जॉब है, किसी भी रीज़न से आप बिज़ी हो, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप से मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। एंड कनेक्शन से मेरा मतलब है कि ये कनेक्शन हमारा लाइफ टाइम होगा। और लाइफ टाइम कनेक्शन से मेरा मतलब ये है कि आपको जो भी क्वेरीज आएगी यहाँ पर मैं हैंडल करूँगा। और डेफिनेटली आई
आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। अगर कॉल की बात करेंगे तो कॉल मेरे लिए उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी लिखिएगा और मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके रीजनिंग आप मांगोगे, वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगी ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा था, और एलिगेशंस मान लेते हैं इसे, कि आपका ये जो कोर्स है ये काफ़ी महंगा है। तो इसके लिए मैं कुछ आंसर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने इस पे कितनी मेहनत करी है और मैंने इस तरीके से कितना एक्सपीरियंस लिया है कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। हर एक चीज़ को डिटेल में समझा है कि ऐसे रिजल्ट आएँगे तो किस तरीके से रिएक्ट करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो किस तरीके से रिएक्ट करना है, कंसोलिडेशन फेज़ में किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है, बुल फेज़ में एग्रेसिव ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें 12 साल की मेहनत है, और अगर मैं इसे सस्ते में डाल देता तो डेफ़िनेटली इसकी कोई कीमत नहीं रहती। और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं इतने सारे लोग को हैंडल करूँ। मैं लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हैंडल करना चाहता था, और जो जेन्युइनली यहाँ पर मार्केट को सीखना चाहते हैं, जो जेन्युइनली मार्केट को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हर फ़ेज़ को, उन्हीं लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहता था। और अगर मैं उसका एक दूसरा रीज़न दूँ तो ये भी हो सकता है कि आप मान लीजिए डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अलग-अलग सेमिनार अटेंड करते हैं, जो 11,000 के होते हैं, कोई-कोई 8,000 के होते हैं। तो वो सेमिनार में आपको सिर्फ़ ज्ञान दिया जाता है, मतलब बड़ी-बड़ी बातें की जाती है ना? ये बड़ी-बड़ी बातें करके आपसे बोलेंगे कि आप एक क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी एक फॉलोवर से बोल देंगे कि आप एक क्वेश्चन पूछ लो, और हवाबाजी के अलावा उन सेमिनार्स में कुछ नहीं होता है, जिसमें नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आपको जॉइन होते हुए दिखते हैं। मुझे भी बहुत सारे इन्विटेशंस आए थे, लेकिन मुझे उतना टाइम ही नहीं है कि मैं उन सेमिनार्स में जाके यहाँ पर अटेंड कर सकूँ, बिकॉज़ मैं अपनी दिनचर्या में ही इतना बिज़ी हूँ कि आपके लिए मतलब सेमिनार्स अटेंड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। और यही रीज़न है कि छोटे-छोटे कोर्स अगर आप लोगे, तो आपने 5,000 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीख ली, आपने 5,000 में एक कोई सेटअप सीख लिया, पर सेटअप से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, सेटअप तो मैंने अपने यूट्यूब पे भी बहुत बार बता दिया, और अगर आपको ध्यान होगा तो लीथल कॉम्बो एक मैंने आपको बताया था, जो अमेज़िंगली वर्क करता है। लेकिन लीथल कॉम्बो पता होने के बावजूद भी आप प्रॉफ़िटेबल नहीं बन सकते जब तक कि आपको मार्केट का ए टू ज़ेड नहीं पता है, मार्केट की छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये छोटे-छोटे कोर्स लेने से अच्छा एक कोर्स लीजिए, मार्केट को पूरी तरीके से समझिए, और फिर आप काम करिए मार्केट में, आपको अलग ही मज़ा आने वाला है। इसलिए यही एक रीज़न है मेरा इस कोर्स को 60,000 का करने का, क्योंकि इसमें मेरा मेहनत लगा है, मेरा पसीना लगा है, मेरे एक्सपीरियंस लगे हुए हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल है, और इसी रीज़न से हमने यहाँ पर इसको 60,000 का कोर्स रखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप जॉब के साथ ये पर्टिकुलर कोर्स को देख पाएँगे या नहीं देख पाएँगे? ये एक बहुत मतलब रिपीटेबल क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा था कि सर मैं जॉब करता हूँ, और मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयड पर्सनल्स हैं जो इनकी रेगुलर इनकम होती है और जॉब में बिज़ी होते हैं। जॉब में आजकल अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत काम करना रहता है, और आपके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो डेफ़िनेटली आप टाइम कम दे पाते हो। तो क्या हम यहाँ पर जॉब के साथ-साथ इस पर्टिकुलर कोर्स को मैनेज कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो मैं सबसे पहले तो इसमें मेरा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, और मेरे एग्ज़ाम्पल के साथ आपको मेरा डेली रूटीन बताना चाहता हूँ कि मेरा डेली रूटीन क्या होता है। तो सबसे पहले आई वेक अप एट अराउंड 4:30 एएम। अब ये सबका अलग-अलग होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई रात को लेट तक के जग के काम करता है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है। तो आई वेक अप अराउंड 4:30 एएम, और ये मेरे सब्सक्राइबर्स को भी मालूम है कि उनको 4:30 बजे से वहाँ पर रिप्लाई आना चालू हो जाते हैं। 4:30-5 बजे से रिप्लाई आना चालू हो जाते हैं। तो मुझसे बहुत बार पूछते हैं, "सर आप सोते भी हो या नहीं सोते हो?" इसलिए एक बार मेरा रूटीन समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। 4:30 मैं उठता हूँ, 4:30 उठने के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ, बिकॉज़ सुबह की जो रिसर्च होती है, वो सबसे बेस्ट होती है, और सुबह की जो पढ़ाई होती है, तो मेरा ये मंत्र रहा है हमेशा से, और मेरी पढ़ाई में भी मैंने ये मंत्र रखा है कि अगर मैं सुबह पढ़ता हूँ, मैं हमेशा 4 बजे उठ के पढ़ता था, 4 एएम। ये 4 बजे की जो पढ़ाई होती है, वो इतनी इफ़ेक्टिव होती है,
आप कभी भी करके देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तो आप एक बार काम कीजिए, आप रात को 10 बजे से 12 बजे पढ़िए और अपने मन से पूरे पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए आप। मतलब उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी आप सुबह 4 बजे से 6 बजे की लगाइए। ये दोनों टाइम पे, सेम टाइम, उतनी ही मेहनत कीजिए, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी जो रहेगी ना, यहाँ पर कुछ और रहेगी और यहाँ पर कुछ और रहेगी। तो सुबह की जो चीज़ें हैं, ये प्रूवन है कि आपको सुबह आप अगर पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा देर तक के याद भी रहता है, आपकी मेमोरी भी बिल्ड होती है। सुबह आप जो पढ़ते हो, आस-पास की कोई खटपट नहीं रहती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। ये 2 घंटे में से आप 1 घंटा 50 मिनट अपने काम कर सकते हो। सुबह का जो काम आपका रहता है, वो यहाँ पर आपको ये आपके दिन को बहुत प्रोडक्टिव बना देता है, लंबा बना देता है। तो आप जितनी जल्दी सुबह स्टार्ट करोगे, उतना आपको लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम है। नहीं तो आप रोते रहोगे कि आपके पास बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो कई बार लोग चौंक जाते हैं कि सर आप टाइम कहाँ से निकालते हो? आप कंटेंट भी डालते हो, आप रील भी डालते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहे हो, आप लोगों को मैनेज भी कर रहे हो, अपना स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप भी चला रहे हो, आप अपना खुद का पोर्टफोलियो भी देख रहे हो, आप दूसरी चीज़ें भी कर रहे हो, आप यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, फैमिली को भी देखना, तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। 6 to 7 I play with my child, I be with him, I go for a walk with him. 7 to 8:30, 7 to 8:30 AM मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बिल्ड होने लगेगा, और कॉर्टिसोल बिल्ड होगा तो कॉर्टिसोल क्या होता है, आप गूगल कर लीजिएगा। कॉर्टिसोल बिल्ड होने लग गया तो आप यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाओगे, और अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लाइफ में, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके रेperकशंस दिखने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको बीमारी होने लग जाएगी, कुछ ना कुछ आपका माइंड सेट खराब होगा। और ट्रेडिंग में जब तक कि आप काम नहीं हो, कूल नहीं हो, आप यहाँ पर सैटिस्फाइड नहीं हो खुद से, तब तक के आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगे ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग से मेरा मतलब है स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और आपका वो साइकोलॉजी नहीं बिल्ड हो पाएगा, और यही रीज़न है कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखना है। और यही फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक करूँगा इस रूटीन को। 9 बजे से मार्केट स्टार्ट होता है, 8:30 से 9 मैं फ्रेश होके यहाँ पर 9 ओ क्लॉक पे मार्केट में बैठ जाता हूँ, और 3:30 तक के कंटिन्यूस यहाँ पर मार्केट में बैठता हूँ। और उसके बाद 3:30 के बाद आई टेक अ गैप ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का गैप लेने के बाद आई क्रिएट कंटेंट फॉर अराउंड 1 आवर, देन आई शूट देम। जनरली शूट होने के बाद आई डू माई रिसर्च अगेन, रिसर्च फॉर कोर्स, रिसर्च फॉर प्लानिंग माई नेक्स्ट वीडियो, रिसर्च फॉर अदर थिंग्स। बाकी का 1-2 घंटा बीच में मैनेजमेंट पर जाता है, मतलब जो मेरी कंपनी है उसको चलाने में जाता है, और मेरे स्टाफ को ट्रेन करने में जाता है। और यहीं पर बच जाता है रात का 8:30। 8:30 मैं यहाँ पर घर पहुँचता हूँ, और 8:30 से यहाँ पर वापस से बी विद माई फैमिली 8:30 से जब तक मैं सोता हूँ तब तक के। तो आप देखिए, ये पूरी दिनचर्या में टाइम है ही नहीं, मतलब कहीं टाइम आपको दिखता ही नहीं है। और इस बीच में क्वेरीज आना, क्वेरीज का रिप्लाई करना, और हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज को डेली देखना, थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज को डेली देखना, लोगों से बात करना, मार्केट गिरे तो उसको नेविगेट करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम डूइंग इट। इफ आई एम डूइंग इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। मतलब अगर आपकी जॉब के साथ आप इस चीज़ को यहाँ पर करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जुड़ेगा। और आजकल, मतलब आज के ज़माने में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, अगर आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आपने इस बारे में सोचा नहीं है, तो आप अभी से यहाँ पर प्लान कीजिए कि आपके 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकते हैं। 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, या फिर वो भले ही रेंट के मामले में हो, या फिर एडवाइजरी हो,
या फिर आपका कोई बिजनेस हो, या फिर मान लीजिए वो एफडी हो, या फिर कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट हो जो आपको यहाँ पर इनकम प्रोवाइड करे। और 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम जब तक नहीं है तब तक के मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर सांस मत लीजिए, काम करते जाइए। तो अब आ जाते हैं हमारे पीपीटी पर, जो कि हम आगे नहीं बढ़े, अभी 15 मिनट्स का डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे इंडेक्स के ऊपर कि एक्चुअल में हम यहाँ पर सीखने क्या वाले हैं। जो पार्ट 1 हमारा वीडियो है, इसमें हम हमारे 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे कि हम 5 मॉड्यूल में क्या सीखने वाले हैं। देखिए टोटल यहाँ पर 14 मॉड्यूल्स हैं, और ये 14 मॉड्यूल्स के बाद प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट होगी, जहाँ पर मैं एक्चुअल ट्रेड्स आपको लेना सिखाऊंगा। लेकिन ये 14 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कहीं भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप गलत कर भी रहे हैं तो आपका उसके पास रीजनिंग है, रीजनिंग है। और रीजनिंग होने के बाद अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हैं, अगर कोई ट्रेड गलत होता भी है, डेफिनेटली होगा, आप उसको चीज़ को एक्सेप्ट करते चलिए कि आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 7 सही होंगे, 3 गलत होंगे। वर्स्ट सिचुएशन में 5 गलत होंगे, 5 सही होंगे। उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में अगर क्रैश आ जाता है तो 10 में से 3 सही होंगे, 7 गलत होंगे। लेकिन अगर आपके पास हर एक रीजनिंग है, हर एक पीरियड के लिए आप, हर एक ट्रेड के लिए आपके पास रीजनिंग है, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। आपको पता रहेगा कि ये फेज परमानेंट नहीं है। देखिए मार्केट में एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं यहाँ पे कि आज अगर मान लीजिए मार्केट गिरा है, तो हमारा माइंड क्या करता है, मान लेता है कि मार्केट हमेशा से ऐसे ही चलेगा। मतलब अगले 15 सेशंस भी मार्केट ऐसा चलने वाला है, और अगले 15 साल भी मार्केट ऐसा चलने वाला है। और ये बहुत ही नोवाइज थिंकिंग मैं बोलता हूँ इसको, कि मार्केट आज गिरा है तो आप भी ये सोचो कि मार्केट अब ऐसा ही चलने वाला। तो अगर आपकी ये थिंकिंग है, तो ये जनरली ये थिंकिंग आती है कि मान लीजिए आज पोर्टफोलियो -50,000 चला गया, तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसे कैसे होगा, इस तरीके से मैनेज कैसे होगा, ये स्टॉक तो कहीं से अब रिवाइव कर ही नहीं सकता है। कोई स्टॉक मान लीजिए हमने 1800 पे खरीदा, वो आ गया 1300, तो हमें लगता है कि ये रिवाइव करेगा ही नहीं। अगर लेकिन फॉल का रीजन नहीं है तो वो वापस आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रिसेंटली हमने स्टाइल बाजार खरीदा। स्टाइल बाजार के रिजल्ट्स खराब आए क्वार्टरली, मतलब मार्च 2026 के रिजल्ट खराब आए। तो हमने रिजल्ट्स देखे, ऊपर से तो बहुत खराब लगे, तो स्टॉक गिरा भी, लोअर सर्किट मारा, 5% का विंडो था, तो यहाँ पे क्लियरली 5% माइनस चले गया, और 3-4 लोअर सर्किट कंटिन्यूसली मारते चला गया। ऐसे ही 4 to 5 से स्टॉक चला गया 260, मतलब ऑलमोस्ट 30% डाउन चला गया। अब इसको पढ़ने के बाद, नंबर्स देखने के बाद, हमने कॉन कॉल्स रीड किए। अब कॉन कॉल में मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट बहुत फेज वाइज चलता है। मान लीजिए नंबर खराब आए तो मार्केट मान लेगा कि इसके नंबर्स हमेशा से ही खराब आने वाले हैं, वो मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करेगा। और आपको वही जो डिफरेंस दिख रहा है ना बीच का, कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है और किस तरीके से ये स्टॉक के नंबर्स आए हैं, क्या ये मैच हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैनेजमेंट ने बोला था 2026 जो रहा है, ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट रहा है, लाइफ चेंजिंग ईयर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ आउटलेट्स खोले हैं स्टाइल बाजार में, रिकॉर्ड नंबर ऑफ आउटलेट्स। और अब मान लीजिए मेरा ही बिजनेस है स्टाइल बाजार, मैं यहाँ पर मॉल्स में मॉल्स खोलते जा रहा हूँ, आउटलेट्स पे आउटलेट्स खोलते जा रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम एक्सपांडिंग, एंड वन नेगेटिव क्वार्टर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो यही हमारा रीजन था कि इसको हम 260 पर भी यहाँ पर होल्ड करेंगे जरूर। और वहां से आप देखिए आज वापस से 422, मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूस यूसी बना के पूरा रिकवरी देके स्टाइल बाजार ऊपर। मतलब अगर रीजनिंग नहीं है फॉल की, तो आपको क्या करना है वो पता है यहाँ पे। तो आपको मेरी बातों करने के तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले मार्केट में। और हर चीज़ के पीछे हम यहाँ पर रीजनिंग ढूंढेंगे, हर चीज़ के पीछे हम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे। और आप मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने ये किस तरीके से बताया, क्या करा, आपका क्या रीज़न था, आपका क्या माइंडसेट था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
और यही होगा हमारा जो हमारा तरीका जो हमारे इस कोर्स को डिफरेंट बनाएगा दूसरे लोगों से, क्योंकि टेक्निकल्स आपको सब सिखा देंगे, फंडामेंटल सब सिखा देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखा हुआ एक वो पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। इसलिए अब मैंने बातें ज़्यादा कर ली है, अब मैं इंडेक्स पे डायरेक्ट जाऊँगा क्योंकि अदरवाइज़ हमारा ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई विल डायरेक्टली गो टू माय फर्स्ट मॉड्यूल विच इज़ स्टॉक मार्केट फाउंडेशन। स्टॉक मार्केट फाउंडेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मेरा मतलब क्या है, कि हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझने वाले हैं। और शुरू में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा मॉड्यूल 1 होगा, जिसका नाम मॉड्यूल 1 होगा, उसमें यहाँ पर चैप्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चैप्टर्स होंगे। चैप्टर्स को एक बार ओवरव्यू करते हैं और ओवरव्यू करने के बाद समझते हैं कि एक्चुअल में एक एक चैप्टर में होगा क्या। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम इस पे एक्चुअल में काम करने जाएंगे, मतलब एक्चुअल मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे। अभी ये वीक हमारा इंडेक्स पे डिस्कशन है, तो हम सीखने क्या वाले हैं वो समझेंगे। शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि शेयर मार्केट में कौन पैसे लगाता है, क्या करता है, जीरो नॉलेज है, अगर आप 8वीं पास हो तो आपको यहाँ पर तो भी ये कोर्स काम करेगा। इसलिए शेयर मार्केट क्या है वो समझेंगे। यहाँ पर आपको मैंने पहला चैप्टर बता दिया, शेयर मार्केट क्या है, एक ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। शेयर मतलब ओनरशिप, आप कोई भी शेयर खरीदते हो मतलब उसके ओनर बन जाते हो उस कंपनी के, और कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और अगर पैसे चाहिए तो डेफिनेटली आपको पब्लिक से ही पैसा मिलेगा, और पैसा कौन देगा वो आप दोगे। और ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, मतलब एनएससी और बीएससी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो कि ब्रिज बनते हैं कंपनी और हमारे बीच में, जहां बायर्स और सेलर्स की जगह मिलती है, मतलब यहाँ पर स्टॉक को बेचा और खरीदा जाता है। प्राइस डिमांड और सप्लाई से बढ़ता है, ज्यादातर खरीदार प्राइस ऊपर और ज्यादा सेलर्स तो नीचे, मतलब ज्यादा खरीदार है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ज्यादा सेलर्स है तो प्राइस नीचे जाएगा। और यहाँ पर सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है, इसको और डिटेल में हम हमारे एक्चुअल नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में समझेंगे जरूर। स्टॉक एक्सचेंज बीच में है और आप यहाँ पर इन्वेस्टर हो। आगे चलते हैं, एनएससी बीएससी सेबी और मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि अगर रूट आपको नहीं जब तक पता है तो तब तक के आप यहाँ पर मार्केट में आगे काम नहीं कर पाओगे। और इसमें पहले एक बार और एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल, फिजिक्स वाला को पैसा चाहिए था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर एक्सपांड करने के लिए, नंबर ऑफ कोचिंग ज़्यादा खोलने के लिए, वर्किंग कैपिटल को संभालने के लिए। तो उसने बोला पब्लिक को कि मैं यहाँ पर अपना आईपीओ लेके आ रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैं अपने शेयर्स पब्लिक को दूंगा कुछ पैसों में, पब्लिक मुझे पैसे देगी, मैं यहाँ पर आपको शेयर्स दूंगा, और उसी तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं शेयर मार्केट में। एनएससी बीएससी सेबी और मार्केट का स्ट्रक्चर, मतलब ये हमारे मॉड्यूल का सेकंड चैप्टर है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट काम करता है। और स्ट्रक्चर यहाँ पर ओवरव्यू आपको दिख रहा है। सेबी सेबी जो है ये सभी का पापा है, मतलब रेगुलेटर है। रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट यही करता है। नेक्स्ट आते हैं एनएससी और बीएससी, ये डिमांड और सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और वॉल्यूम्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को और एचएनआईज को, और बायर सेलर्स को यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पर बीएससी जो है वो सबसे पुराना है और एनएससी जो है वहाँ पर बड़ा वॉल्यूम है। तो अगर कोई पूछे सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। ब्रोकर बीच में आ जाता है, ब्रोकर मतलब ये इंटरमीडियरी है। बीएससी एनएससी के बाद ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपने एग्जीक्यूशंस कर पाओ, और आपका ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचाता है ब्रोकर, और इन्वेस्टर हो आप, राइट। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब यहां पर आपको मैं दो चीजें सिखाने वाला हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको स्कैल्पिंग का सेटअप भी बताऊंगा, भले ही मैं ज़्यादा करता नहीं हूं, और इंट्राडे का सेटअप भी यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर तरीके का इन्वेस्टर मार्केट में होता है। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग काम करेगी। लेकिन मान लीजिए आपका पूरा
फुल टाइम आपका प्रोफेशन यही है तो डेफिनेटली आप इंट्रा डे भी कर सकते हो और स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। आप इसको अपना पूरा प्रोफेशन भी बना सकते हो, मतलब आप इंट्रा डे भी कर सकते हो, डेली ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप बैठ के यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ले सकते हो, लेकिन उसका प्योर सेटअप होना चाहिए, प्योर लर्निंग होनी चाहिए, और बिना उसके मुझे लगता है कुछ भी करना है यहाँ पर लक होगा, और लक से ज़्यादा दिन तक पैसा टिकेगा नहीं, चला जाएगा। इसलिए सीखी हुई चीज़ ही यहाँ पर टिक पाएगी, सीखा हुआ पैसा ही आपको यहाँ पर काम ला पाएगा। और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक ओवरव्यू समझते हैं। ये वेल्थ क्रिएट करता है, कंपाउंड करता है, इसमें लंबा समय लगता है, होल्डिंग जो रहती है ईयर्स की रहती है, बिजनेस क्वालिटी देखी जाती है, माइंडसेट जो रहता है वो पेशेंस माइंडसेट रहता है। स्टॉक नीचे भी जा सकता है, स्टॉक 50% रिटर्न देने के बाद 50% डाउन भी जा सकता है, आपके माइंडसेट को चेक करेगा, लेकिन उधर से वापस से 10x भी हो सकता है। कम एंड पीरियोडिक रिव्यू आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं, मतलब बार 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 आपको नहीं चेक करना है, चेक कीजिए मेजर इवेंट्स, मेजर रिजल्ट्स, और यहाँ पर आप डन है। लेकिन आप अगर यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर होल्डिंग डेज टू वीक रहेगी, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। प्राइस और ट्रेंड को आप देखोगे, टेक्निकल्स यूज करोगे, टाइमिंग देखोगे, एक्टिव ट्रैकिंग करोगे, रिजल्ट देखोगे, माइंडसेट आपका यहाँ पर एक्टिव प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आपको यहाँ पर। भले ही आप पूरा टाइम स्क्रीन मत देखो, लेकिन आपको यहाँ पर मेजर इवेंट्स को देखना पड़ेगा, मेजर इवेंट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, मेजर रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे और ज़्यादा मॉनिटरिंग आपको यहाँ पर लगने वाली है। यस, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स मैं बोलता हूं कि आप 3 बनाओ, आपको ज़्यादा नहीं बनाने तो आप मिनिमम 2 बनाइए, मिनिमम 2 बनाइए। पहला डीमैट होगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब उसको आप ज़्यादा चेक नहीं करोगे, और कोई कंपनी अच्छी दिखती है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। दूसरा डीमैट आपका होगा स्विंग और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस प्रोएक्टिवली ट्रैकिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, लॉसेस भी बुक करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है, और किस तरीके से करना है वो हम सीखने वाले हैं। और मेजर पार्ट हमारा 70% ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स विल बी ऑन स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और बाकी का हम लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे, हमें कि वेल्थ कैसे बनाना है, और ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से 2 साल बाद नहीं, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये जो पार्ट आपका जो पोर्टफोलियो अभी बन रहा है ये बहुत मैटर करेगा। और अभी अगर आपने स्टार्ट किया तो 10 साल बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर थैंक यू, मैंने यहाँ पर ये चीज़ चालू की। और लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे ज़रूर। इसलिए इंपॉर्टेंट है 2 डीमैट हो, जिसमें कि आप आईपीओ में जो अप्लाई करते हो, मतलब आईपीओ में जो पैसे लगाते हो, वो आप अपने लॉन्ग टर्म से कनेक्ट कीजिए। मतलब आपका जो अज़बा फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग है, उसमें आप जो डीमैट नंबर डाल रहे हो वो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालो। तो मान लो आपको जो भी आईपीओ से गेन हो रहा है वो गेन आपका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट होते हुए चल रहा है, ठीक है? तो उसको आप लिंक करो लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको मान लीजिए कोई आईपीओ अच्छा ही लग गया, मान लीजिए कोई भी दूसरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओ जैसे आईसीआईसीआई एएमसी जो आपको होल्ड करना ही है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर उसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में छोड़ सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। यही रीज़न है कि हमारा 2 डीमैट कंपलसरी है। और आई वुड से कि अगर आपने ये कोर्स को ज्वाइन किया है तो आप अभी से एक कंपलसरी डीमैट खोल लीजिए फॉर स्विंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जहाँ पर हम चार्ट्स भी देखने वाले हैं, जहाँ पर हम हर चीज़ वहीं से नेविगेट करने वाले हैं। इसलिए ज़ीरोधा का अगर आपके पास अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर प्लीज़ एक अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस कुछ भी नहीं होती है, आपका फ्री में अकाउंट खुल जाएगा, और इसका जो ब्रोकरेज है वो भी सबसे कम है। मतलब अगर आप डिलीवरी के लिए होल्ड करते हो तो बहुत ही आपको ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है, और यहाँ पर अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको 20 रुपये के अराउंड ब्रोकरेज लगता है, मतलब बहुत कम ब्रोकरेज लगता है ज़ीरोधा में। तो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, वो भी समझेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है और फुल टाइम ब्रोकर कौन होता है। तो
ज़ीरोधा में आप प्लीज़ अकाउंट खोल लीजिए। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने यहाँ पर कोर्स लिया हुआ है, आपका कंपल्सरीली काइट में अकाउंट होना यहाँ पर ज़रूरी है। यस, आगे बढ़ेंगे। इक्विटी कैश मार्केट को आपको समझना है। उसके साथ-साथ देखिए एफएनओ और इक्विटी कैश मार्केट, ये दो अलग-अलग टाइप के मार्केट होते हैं। एफएनओ क्या होता है इसका ओवरव्यू मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मतलब समझने के लिए कि हमें क्या नहीं करना है। देखिए मैंने ये भी करके छोड़ चुका हूँ इसको और इसमें भी प्रॉफ़िटेबल था, वो बात अलग है। लेकिन टाइम जिस तरीके का था पहले एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, वो आजकल उस तरीके का नहीं है और उतनी वॉलेटिलिटी रही नहीं मार्केट में। इसीलिए डेफ़िनिटली इक्विटी कैश मार्केट ही आपको यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करेगा। लेकिन एफएनओ के ओवरव्यू को हम ज़रूर सीखेंगे और हमारा 90% जो पार्ट रहेगा, वो रहेगा इक्विटी कैश मार्केट पर। मतलब जहाँ आप शेयर्स को पूरा पैसा देकर उन्हें डीमैट में डिलीवरी ले लेते हो। नो लिवरेज, मतलब एमटीएफ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सेटलमेंट T+1 होता है, आज खरीदा कल डीमैट में आपके आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मोस्टली कैश एंड डिलीवरी सेगमेंट में ही यूज़ करते हैं और आपको यहाँ पर पूरा वर्क फ्लो दिख रहा है। बाय करते हो आप, फुल पेमेंट करते हो, पूरा पैसा आपका ब्लॉक होता है। एक्सचेंज मैच करता है, बायर्स और सेलर कंफर्म करते हैं। T+1 सेटलमेंट होता है और अगले दिन आपके डीमैट में ये शेयर्स आपके आ जाते हैं और इसी तरीके से आप काम करते हैं मार्केट में। चैप्टर नंबर 5, बुल वर्सेस बियर मार्केट। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से समझेंगे कि बुल मार्केट कब होगा, बियर मार्केट कब होगा, बियर मार्केट, बुल मार्केट में हमारी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होगी और स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बदलेगी और किस तरीके से हम पोर्टफोलियो को चर्न करेंगे, ये हमें यहाँ पर सीखना ज़रूरी है। देखिए अभी हम बुल मार्केट में हैं, क्लियरली बुल मार्केट में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। निफ्टी हमारा सेफ जोन में जाते जा रहा है और बार बार रिटेस्ट करके ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली हम सेफ जोन में बैठे हुए हैं और हमारा सेफ जोन में जो स्ट्रैटेजी रहती है वो हम सीखने वाले हैं। हमें समझना ज़रूरी है कि हमें हर ज़ोन में क्या माइंडसेट रखना है और क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। और अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे कि आप जिस ज़ोन में बैठे हो, आप उस ज़ोन को एक्सेप्ट करना सीख लो। क्योंकि मैंने देखिए मार्केट में 2022 से 2024 तक के बुल रैली आई और बुल रैली यहाँ पर लोगों को बिलीव करवा देता है कि हमेशा ही बुल चलेगा। बट 24 टू 26 हमारा यहाँ पर बियर फेज आया। अभी बियर फेज ये भी बिलीव करा देता है कि अब मार्केट तो ऐसा ही चलने वाला है। इसलिए जब बुल फेज की खत्म होता है बुल फेज, तो वहां पे एंट्री लेते हैं नोवाइज इन्वेस्टर्स। ठीक है, मार्केट में 12 साल से हैं और मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ 2024 अगस्त में स्टार्ट किया स्टॉक्स विद रोहित इंस्टाग्राम पर और 2024 से ही यहाँ पर बुल फेज का एंड हुआ और बियर फेज चालू हो गया। मतलब मार्केट वहां से गिरना चालू हो गया और 2024 अगस्त में वो लोग मार्केट में आए जिन्होंने कभी फॉल देखा ही नहीं। तो 2 साल जब मार्केट में फॉल देखा तो उनको लगा कि मार्केट सिर्फ फॉल करता है। इसलिए जब आपने कोई फेज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो आप मार्केट को नेविगेट कैसे करोगे। इसलिए सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, वो भी उस इंसान से सीखना बहुत ज़रूरी है जिनने यहाँ पर हर फेज को नेविगेट किया है, राइट। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पर आप सीख के अगर मार्केट में काम करोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक अलग ही पहचान मिलेगी और एक अलग ही तरीके से आपके पैसे ग्रो होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 5 और ज़रूरी टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ टर्म्स बोलूँगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, मार्केट कैप, वॉल्यूम, लॉट साइज, फेस वैल्यू, ये सारे टर्म्स, सीएमपी क्या होता है, एसएल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, पीजी रेशो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, एफआईआई डीआईआई क्या होता है, पब्लिक होल्डिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें टर्म्स को हम यहाँ पर समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं समझने लायक हैं उनको यहाँ समझेंगे और फिर आगे हमारा ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर एंड होगा और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल नंबर 2 को,
क्योंकि आगे बढ़ने के पहले हमें यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा ब्रोकर के साथ आपको काम करना है, ट्रेडिंग ऐप प्लेटफॉर्म कौन से यूज करना है। देखिए हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडिंग एप्स है, प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेडिंग व्यू है, जीरो द काइट है, लेकिन आपको कौन से उन चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, कौन से चार्टिंग टूल को यूज करना है, कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं, ठीक है। टूल्स के साथ साथ कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको स्क्रीनर प्रोवाइड करेगी, कौन सी वेबसाइट पे फंडामेंटल्स देखना है, कौन सी वेबसाइट्स पे न्यूज़ देखना है, कौन सी वेबसाइट्स पे रिजल्ट ट्रैक करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि एक्चुअल न्यूज़ क्या आई हुई है। और पेपर ट्रेडिंग के साथ यहाँ पर हम सेफ प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आप अगर अपना मेहनत वाला पैसा मार्केट में लगाने जा रहे हो तो पहले आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है। ये भी एक बार में नहीं समझेगा, आपको मार्केट के जब चारों फेजेस दिख जाएंगे। देखिए 2 साल में ना 2024 टू 2026 ये चारों फेजेस मार्केट में आ चुके हैं। मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया है, मार्केट में बुल भी दिखाया है, मार्केट ने बियर भी दिखाया है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, मार्केट ने फ्रस्ट्रेट किया है, मार्केट में न्यूज़ आया है, मार्केट में इवेंट आया है, मार्केट में वॉर वाली न्यूज़ आई है, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल वॉर्स है, यहाँ पे तो मल्टीपल लिखना पड़ेगा, मल्टीपल के साथ मंदी वाली न्यूज़ आई है। तो सारे इवेंट्स हमने देख लिया यहाँ पे। और 2020 देखेंगे तो यहाँ पर हमें पैंडेमिक भी देखने मिल गया। तो मतलब जहाँ पर क्रैश आया है मार्केट में, तो यहाँ पर मैं इसको क्रैश नहीं बोलूँगा। इस यहाँ पर ऑल्दो मिड कैप एंड स्मॉल कैप बिल्कुल क्रैश किए थे, स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% डाउन थे, लेकिन फिर भी क्रैश नहीं कहेंगे इसको, हम बोलेंगे नॉर्मल करेक्शन इन द मार्केट फॉर दिस 2 years, बट दिस वॉज हॉरिफाइंग करेक्शन, राइट। तो सारे जो जो मैं यूज़ करता हूँ इम्पॉर्टेंट वंस, जिसके सब्सक्रिप्शंस किसी किसी के आपको लेने पड़ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है। नॉमिनल फ़ी रहती है लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रोकर कैसे चुने, डिस्काउंट वर्सेस फुल सर्विसेज। फुल सर्विस में आपको यहाँ पर ब्रोकरेज हाई रहता है, रिसर्च मिलती है, रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, गाइडेंस चाहिए रहती तो आपको खरीदना रहता है, प्रीमियम आपको यहाँ पर फीस लगती है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ब्रोकरेज कम लगता है, एडवाइजरी नहीं रहती है, सिर्फ ऐप के थ्रू काम होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है और सस्ता होता है। इसलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर पर काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेन होके खुद एक रिसर्चर बनेंगे, खुद एक स्किल्ड मार्केट ट्रेडर बनेंगे। तो डेफिनेटली हमें यहाँ फुल सर्विस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम चुनेंगे डिस्काउंट ब्रोकर को। और यही है कि सेबी रजिस्टर्ड डिस्काउंट ब्रोकर आप चूज़ कीजिए, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसी रीज़न से मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर ज़ीरोधा में अकाउंट खोल लीजिए। तो हम सब कुछ यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ज़ीरोधा गाइड के थ्रू ही होने वाला है। सो आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ट्रेडिंग ऐप का सेटअप, नेविगेशन सब समझेंगे, वॉच लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्स कहाँ से लगाने हैं, पोर्टफोलियो, फंड्स, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, किस तरीके से अपने रूटीन रखना है, किस तरीके से रिसर्च करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चार्टिंग टूल का इंट्रोडक्शन, स्क्रीनर और रिसर्च वेबसाइट क्या क्या देखना है, उन सब में सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। और पेपर ट्रेडिंग भी करने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाइए, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा मॉड्यूल 3 रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस का। और फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है एक्चुअली कि 80% से ज़्यादा लोग, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर 80% से ज़्यादा लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है। और ये मोस्टली लोगों को बिल्कुल नहीं आता है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने 2012 से अपना सीए कोर्स चालू किया। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट देखना होता है, कंपनी के मोड्स देखने होते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखना होता है, एक्सपेंशंस देखना होता है। तो जब मैंने अपने आर्टिकलशिप में काम स्टार्ट किया, मैंने आर्टिकलशिप किया ईवाई में, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी पड़ती थी, टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती थी, टैक्स प्लानिंग के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाने पड़ते थे, कंपनी का कंप्यूटेशन बनाना पड़ता था। मतलब जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है,
उनके ऑडिट, उनके टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आर्टिकलशिप में सिखाई जा सकती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट है, ये आपको एक सीए से बेहतर और कोई नहीं समझा पाएगा, बिकॉज़ डेफ़िनेटली यहाँ पर उस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है हमें, उस चीज़ को सिखाया गया है हमें, उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज हमने लिया हुआ है, ग्राउंड लेवल पर हमने काम किया हुआ है कंपनीज़ के साथ, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। और जो चीज़ें आप नंबर्स में नहीं समझ पाओगे, जो चीज़ें आप पढ़ के नहीं समझ पाओगे, मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से आपको देखना है। तो इसमें भी आपको अलग लर्निंग्स मिलेगी, और ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि आफ्टर गोइंग थ्रू माय फंडामेंटल एनालिसिस क्लासेस आपको 20 टू 30 मिनट्स में कोई भी एक कंपनी को यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो। देखिए क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं, हमको 10 कंपनी मिली, हम उसके फंडामेंटल देखते हैं, हम उसके टेक्निकल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल देखने के लिए अगर आप ज़्यादा समय लगाओगे, आप देखने के लिए टाइम तो बहुत लगेगा आपको, लेकिन कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सी ऐसी चुनिंदा चीज़ें देखनी है जो आप ओवरव्यू करोगे। देखिए, अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरी कंपनी को रीड करेंगे। लेकिन अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा नहीं रीड कर सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है उतना। तो किस तरीके से यहाँ पर हम कौन सी चीज़ें देखेंगे, ये मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा। लेकिन उसके पहले एक-एक चीज़ को ग्राउंड लेवल पर समझेंगे, एक-एक चीज़ को समझेंगे कि ये होता क्या है। और देखिए मैंने वही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, पी-एन-एल, कैश फ्लो क्या होता है समझेंगे। मैनेजमेंट कौन चला रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक करना पड़ता है वो देखेंगे। कंपटीटिव एडवांटेज कैसे चेक करते हैं वो समझेंगे। सेक्टर इनका बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या उसके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर है उस पर्टिकुलर सेक्टर का वो देखेंगे। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के वो समझेंगे। और यही रीज़न है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज द मोस्ट कोर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तो एक कन्विक्शन आपको लाके देगा कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक फॉल होते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर आपको फंडामेंटल जो है ना, ये आपको कन्विक्शन देगा। एक एग्जांपल देता हूँ मेदांता का। मेदांता हमारा एक संडे होमवर्क स्टॉक था, 2025 का, मार्केट फॉल किए और बाय हमने इसको किया था 1380 में, और 1380 से ये चला गया 900। अब यहाँ पर प्रतिक्रियाएँ चालू हो गई, क्रिटिसिज़्म चालू हो गया कि सर 900 चले गया, आप अभी भी होल्ड बोल रहे हो, आपने इसको क्यों होल्ड करवाया? बिकॉज़ ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉक था, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, कंपनी के एक्सपेंशन बराबर थे, सिर्फ़ मार्केट कंडीशंस खराब होने की वजह से ये स्टॉक 900 आया, मतलब अपॉर्च्युनिटी थी, इसलिए हमने एवरेजिंग भी किया और एवरेजिंग करके हमारा बैठा 1280 का एवरेज। 1280 के एवरेज से आज स्टॉक 1450 पर ट्रेड कर रहा है और देखिए अपने ब्रेकआउट के पास आ चुका है। तो ये कन्विक्शन, ये होल्ड करने की ताकत, ये डिसीजन लेने की पावर आप में आएगी कहाँ से? फंडामेंटल एनालिसिस सीख कर। और उसमें आपको क्या-क्या देखना है, वो मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि 20 मिनट में, 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे देखोगे। यस, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक ओवरव्यू दे दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि एक-एक लाइन आइटम जो है ना, वो कुछ बोलता है और एक-एक लाइन आइटम पे डिपेंड करता है कि आगे प्राइस कहाँ मूव करने वाला है। सो पी-एन-एल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। एक-एक लाइन आइटम पे हम डीपली काम करेंगे। कैसे उसको लेना है, क्या ये पॉजिटिव पार्ट होगा या नेगेटिव पार्ट होगा, सब कुछ समझेंगे। और देखिए इसके बाद भी दूसरी चीज़ें को साथ में लेकर को-लिंक कर कर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर हम टैनफैक लेते हैं, टैनफैक के एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रिजल्ट खोलता हूँ। आपको ध्यान होगा ये टैनफैक मैंने 2600 पे दिया था, उसको देने के बाद वो 2900 चला गया था, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने के बाद द नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि 2730 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। देखिए
सेल्स एज सच ज़्यादा नहीं बढ़ा जून के मुकाबले, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो कम हो गया था। दूसरा चीज़, यस, इसको मैं यहाँ मूव करता हूँ। ओके, दूसरा चीज़, मार्जिन्स जो थे वो जो 16% के थे वो यहाँ पर 15% के हो गए। 17 करोड़ से प्रॉफिट सिर्फ 17 करोड़ ही रहा। और अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 18, 11, 11, 10, 13, 11, 19, मतलब प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा था एज सच, लेकिन वापस से घटते हुए चला गया हर क्वार्टर में। मतलब फंडामेंटल्स एज सच नंबर्स बोल रहे हैं कि इतने खास नहीं है। तो भी हमने इस कंपनी को क्यों यहाँ पर पकड़ के रखा? क्योंकि यहाँ पर आपको मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, कॉन कॉल्स को रीड करना पड़ता है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, क्या कंपनीज ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, सेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है जो आगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम होने वाला है इनमें। तो ये सारी चीज़ें अकेली काम नहीं करती है, ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती है और आपको टेस्ट करेगी जब आप मार्केट में एक्चुअल में उतरोगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ अमागी का। अमागी मीडिया लैब्स के एक बार रिजल्ट्स देखते हैं। अभी जून के रिजल्ट्स मत देखिए, मैं मार्च के रिजल्ट्स की बात करता हूँ। ये देखिए मार्च में रिजल्ट्स आए 397 करोड़, मतलब रेवेन्यू गिर गया 8 करोड़ से 8% से 6% का यहाँ पर मार्जिन हो गया। 31 करोड़ से सिर्फ 34 करोड़ हुआ यहाँ पर प्रॉफिट, उसमें से भी 12 करोड़ का जो था वो अदर इनकम था। मतलब रिजल्ट्स खराब थे, रिजल्ट्स खराब थे, लेकिन इसको एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है और यही है रीजन इसे हमने 440 पर बाय किया था। ये रिजल्ट के बाद 390 चला गया, 380 चला गया, हमने नहीं हटाया, हमने इसको होल्ड करके रखा और देखिए कंपनी ने 700 का हाई लगा दिया। क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, सिर्फ रिजल्ट से ही काम नहीं चलेगा और फंडामेंटल एनालिसिस में सारी चीज़ें आ जाती है जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखी है कि आपको फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, आपको मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, आपको मोड देखना पड़ेगा, आपको ग्रोथ देखना पड़ेगा। ये 4 चीज़ों पे काम होगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो की बेसिक्स, और कैश फ्लो की बेसिक्स भी एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा हमारी रिसर्च का, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा कि कैश फ्लो में भी डीप डाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी अगर इजीली पैसे कमा पा रही है, कंपनी अपने बिजनेस से कैश रिच बनते जा रही है। एग्जांपल लेंगे नेस्ले का, तो नेस्ले अगर आप देखोगे तो उसका बैलेंस शीट में कैश भरपूर है और इसी रीजन से वो ऊपर भी जा रही है। तो जब किसी के पास कैश इतना जनरेट हो जा रहा है कि उसको ना लोन लग रहा है एक्सपेंशन के लिए, सामने से आके क्लाइंट पैसे दे रहा है, मतलब क्लियरली बिजनेस में डिमांड है, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन सेंस से आएगी। लेकिन कॉमन सेंस भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कैश फ्लो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस का। और अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस की डिमांड है और कंपनी को यहाँ पर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है अपनी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में, कैश में संघर्ष ना करना पड़े, वो कंपनी आगे जाएगी। और वहीं आप देख लीजिए जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी होती है, जो टेंडर रिलेटेड कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट के टेंडर पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट के जो कैश आता है वो कभी कभी लेट होता है, इसलिए वो एक रेड फ्लैग बन जाता है और वो कंपनीज जनरली यहाँ पर काम नहीं करती है। और पीएनएल आपको बिजनेस के अंदर की बातें बताएगा, लेकिन जो कैश फ्लो है वो बता देगा प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और बिजनेस की डिमांड क्या है। इसलिए पीएनएल को देखने के बाद कैश फ्लो देखना भी इंपॉर्टेंट है, की रेशोज देखना इंपॉर्टेंट है, और वैल्यूएशन का गेम यहीं से आएगा कि क्या कंपनी सस्ती है, फेयरली वैल्यूड है या महंगी है, और ये हमें समझेगा इन सारे रेशोज से। तो ये कुछ रेशोज लिखे हुए हैं, लेकिन हम बहुत सारे और रेशोज बात करेंगे और हम कौन से यूज़ करेंगे वो चुनिंदा होंगे।
इसलिए हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो सिंपल होगी, लेकिन हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं पता होगी तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, और यही रीज़न है कि ये बहुत डिटेल में होने वाला है। ये जो कोर्स होगा ये बहुत डिटेल में होगा। अब मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कैसा है ये समझना। और ये कैसे समझ सकते हैं? ये आप न्यूज़ से समझ सकते हो, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री से समझ सकते हो, ये मैनेजमेंट की हरकतों से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आईटी कंपनीज और पीसी ज्वेलर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि इनसे पैसा आ सकता है, इनसे पैसा आ सकता है। ये देखिए, ज्वेलर कंपनीज में भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं, आईटी कंपनीज में भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं। इसलिए मान लीजिए आपको यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलर्स हैं, पीसी ज्वेलर्स में भी कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से बहुत फ्रॉड्स हुए, कल्याण ज्वेलर्स में भी बीच में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन का फ्रॉड आया था। तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है, और जो कैश रिच है, जो मैनेजमेंट प्रॉपर कमेंट्री दे रहा है, रीजनिंग दे रहा है, कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहा है, गाइडेंस को प्रॉपर मीटअप कर रहा है, तो वो टाइटन है। तो हम पीसी ज्वेलर को ना चूज करके यहाँ पर टाइटन को चूज करेंगे, डीपी आभूषण को चूज करेंगे। जो मैनेजमेंट प्रॉपर काम कर रहा है, उनकी गलतियां भी मेंशन कर रहा है। अब एग्जांपल ले लीजिए नाइब के मैनेजमेंट का। यहाँ पर र्यूमर उठा कि हम इनको ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। अब कंपनी चाहती तो ये र्यूमर को बोलती कि ये सही है, मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कंपनी तुरंत आई और उसने बताया कि यहाँ पर ये एक र्यूमर है, अभी तक के हमें यहाँ पर ऑर्डर नहीं कंफर्म हुआ है। वारी एनर्जीज, हर बार ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए, ट्रंप ने कहा हम ये टैक्स लगा देंगे, हम सोलर कंपनीज पे ये विंडफॉल टैक्स लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। वारी के मैनेजमेंट ने वापस आके यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया कि किस तरीके से ये टैक्स उनको इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो जो प्रमोटर्स प्रोएक्टिव होते हैं, जो प्रमोटर्स कंजर्वेटिव होते हैं, जिनके गाइडेंस प्रॉपरली मीटअप करते हैं, वो कंपनीज आगे जाएगी ही जाएगी। और जैसे आपने यहाँ पर नेमतारा पे भरोसा करके, मुझ पे भरोसा करके इस पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब किया है, मतलब क्लियरली आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैनेजमेंट पे ट्रस्ट किया है। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, तभी आपने यहाँ पर पैसे दिए हैं। और यही रीजन है, आप अपना पैसा लगाओगे तो आपको मैनेजमेंट को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है। सेक्टर और इंडस्ट्री पर बात करेंगे। सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमें चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ लग रहा है, राइट। और सेक्टर्स इन डिमांड कौन से हैं। अभी ये पूरी सेक्टर रिलेटेड बात हम ज़रूर करेंगे। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आप क्या न्यूज़ रीड कर रहे हो, आपका जो जो भी दिनचर्या है वो क्या है, तो आपको बहुत रीडिंग करना होगा। और आप अगर मानोगे मेरी बात, तो ऑलमोस्ट मेरा दिन का 2 से 3 घंटा जो है यहाँ पर रीडिंग पे जाता है। जितना आप रीडिंग करोगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जब मैं बच्चा था तो यहाँ पर मैं सिर्फ बुक्स को रीड करता था, मतलब जो हमारी टेक्निकल बुक्स होती थी। उसके अलावा मुझे रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना मैं नॉवेल्स रीड करता था, ना मैं दूसरी कोई बुक्स रीड करता था। मैं कहानी वाली बुक्स भी रीड नहीं करता था, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। और उसके विपरीत ही मुझे यहाँ पर काम मिला है। और आपको यहाँ पर रीडिंग बहुत करना होगा, ये इसकी आप आदत डाल लीजिए रीडिंग की। तो जो चीज़ें में आपको दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए रेडी हो जाइए। आपको सुबह भी जल्दी उठना पड़ सकता है, आपको रीडिंग भी करनी पड़ सकती है, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ सकता है, और आपको वन वे बैठना भी पड़ सकता है मार्केट में, फ्रस्ट्रेट भी होना पड़ सकता है। बहुत दिनों तक के रिटर्न्स नहीं भी मिल सकते हैं, रिटर्न मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि आप बिलीव भी नहीं करोगे। लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है, बी रेडी फॉर इट। अगर मार्केट मान लीजिए कल ही आके यहाँ पर गिरना चालू हो जाता है, कोई पैंडेमिक आ जाता है, तो लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। तो हर फेज के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट किया और कल से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे मार्केट को। हम उस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे जो हम बियर फेज में यहाँ पर अपनाते हैं। तो हर फेज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मार्केट से कभी बाहर नहीं जाना है। कितना ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, कितना ही आप यहाँ पर अपने आप को डिमोटिवेट कर ले, पर मैं आपको मार्केट के बाहर
नहीं जाने दूंगा। सो सेक्टर एनालिसिस के बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर 4 की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा फेवरेट है, टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको आपके प्रॉफिट्स को टाइम करने के लिए काम आएगा। मतलब आपको कब एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, ये बताएगा आपको टेक्निकल एनालिसिस। प्लस टेक्निकल को मिक्स भी करना पड़ सकता है फंडामेंटल के साथ, तो ये बन जाएगा आपका टेक्नो फंडा एनालिसिस। और यही हमारी बैकिंग बनेगा और हमारे काम करने का तरीका बनेगा। तो इसमें क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स पढ़ेंगे, और बेसिक्स पढ़ने के बाद हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे कि एक कैंडल को हम रीड कैसे पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए चार्ट है, तो चार्ट में छोटी 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 कैंडल्स बनी हुई होगी इस तरीके की, इनको रीड कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी कैंडल्स होती है, इनको रीड कैसे किया जाता है, ये इस तरीके के ग्राउंड लेवल पर हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, ट्रेंड लाइन को समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे, हमारे सेटअप को समझेंगे, किस तरीके से इंडिकेटर्स हम कौन कौन से यूज करते हैं। मान लीजिए हम सिर्फ 6 इंडिकेटर्स यूज करते हैं, आपके सेटअप में आपको सिर्फ 6 इंडिकेटर्स ही काम आने वाले हैं, जो कि सिंपल होंगे और इजी टू यूज होंगे। लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 इंडिकेटर सिखाने वाला हूं, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में पता होना चाहिए कि आपको, मान लीजिए अगर मैं आरएसआई यूज करता हूँ, एमएससीडी यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, लेकिन आपको फिबोनाची भी पता होना चाहिए, आपको बॉलिंजर बैंड भी पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर एमएससीडी भी पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, आपको सीपीआर भी पता होना चाहिए। ये तो सारी चीजें पता जरूर होनी चाहिए, पर यूज कौन सी करने हैं ये हमारे आपके हाथ में होगा। इसलिए सीखेंगे हम डिटेल में, लेकिन जो सेटअप होगा वो बहुत ही क्लीन, बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज होगा, जिससे यहाँ पर एक्चुअली में आपके ट्रेडिंग करियर में आपको चार्ट जब आप देखोगे तो आपको खचर पचर नहीं दिखेगा, चार्ट बहुत क्लीन चार्ट दिखेंगे। और क्लीन चार्ट्स दिखते हैं तो माइंड भी क्लीन रहेगा आपका, और आपको 2 मिनट में देख के समझ जाएगा कि स्टॉक यहाँ से किस तरीके से बिहेव करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वॉल्यूम एनालिसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेकआउट फेक है नहीं है, किस तरीके से प्राइस मूव करता है, प्राइस के साथ वॉल्यूम कैसे आ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही रीजन है कि आपको प्राइस एक्शन, हम इंडिकेटर्स और इन पूरे टेक्निकल एनालिसिस समझने के बाद एक्चुअल प्राइस एक्शन आपका यहाँ पर बहुत तगड़ा हो जाएगा। टाइम फ्रेम का सही सिलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, बट इसका रीजनिंग हम डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे। इंट्राडे में 15 मिनट यूज करेंगे, 1 to 15 मिनट्स। मैं यहाँ पर जनरली 15 मिनट्स करता हूँ। मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, लेकिन सिखाऊंगा आपको जरूर। स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर, 4 आवर और 1 डे, और सबसे इंपॉर्टेंट 1 डे। शॉर्ट टर्म में 1 डे। ट्रेड क्या होता है, स्विंग मतलब डेज टू वीक, मतलब 10 से 15 दिन तक के, या 20 से 25 दिन तक के आपको होल्ड करना पड़ सकता है। वर्स्ट केस कंडीशन 1 to 2 मंथ्स आपको होल्ड करना पड़ सकता है, जब मार्केट यहाँ पर आपको गिरावट दिखाए। शॉर्ट टर्म कुछ वीक्स होल्ड करना पड़ता है, 2-3 महीने, और आप 25 से 30% एक्सपेक्ट करते हो। इन्वेस्टिंग में मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर। तो मिनिमम 1 ईयर आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहलाएगी। छोटा टाइम फ्रेम ज़्यादा नॉइज होती है, और बड़ा ज़्यादा रिलायबल होता है। मल्टी टाइम फ्रेम देखना बेटर डिसीजन देता है। अपने स्टाइल के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, बार बार आप स्विच नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूंगा आपको करना क्या है। आपको अगर इंट्राडे करना है तो क्या करना है, आपको स्विंग करना है तो क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म करना है तो क्या करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना है, सब कुछ सीखने वाले हैं। स्कैल्पिंग भी सीखने वाले हैं, जो मिनट्स में आपकी ट्रेडिंग होगी। अब लास्ट चैप्टर आज के डिस्कशन पॉइंट के हिसाब से वो है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल। इक्विटी कैश मार्केट में कौन कौन से
ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और हर स्टाइल का अलग माइंडसेट और सेटअप होता है। तो अभी शुरू के 5 चैप्टर्स जो रहेंगे वो आपको बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और करते कैसे हैं, स्कैल्पिंग क्या होता है, करते कैसे हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और करते कैसे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है और करते कैसे हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक बार आपको स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो ये है मेरा स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो, जो कि हो चुका है 2 सीआर का। जब मैंने लास्ट वीडियो लिया था तो छोटा था, अब थोड़ा सा बढ़ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं पीएनएल खोलूँगा और मेरा एक बार टैक्स पीएनएल आप देख लीजिए इस पर्टिकुलर ईयर का, रियलाइज्ड पीएनएल और अनरियलाइज्ड पीएनएल भी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ऑलमोस्ट 32 लाख्स का यहाँ पर रियलाइज्ड पीएनएल है, चार्जेस 1 लाख है, 30.71 लाख्स का यहाँ पर आपको बुक प्रॉफिट दिख रहा है। अब क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड्स इसमें नहीं लेता हूँ, बिकॉज आई हैव रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज आई हैव अ सेबी रजिस्ट्रेशन, मैं आपको जो यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ मैं उसमें बाइंग नहीं कर सकता हूँ। और मैं अगर बाइंग कर रहा हूँ तो मैं 15 डेज तक के उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच नहीं सकता हूँ। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग सेटअप से यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम कम हो गया है। लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिल्कुल काम कर रहा हूँ, बिकॉज 15 डेज के बाद मैं कोई भी पोजीशंस ले सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने 15 डेज तक के आपको स्टाइल बाजार बाय दिया है, स्टाइल बाजार 420 पर मैंने आपको बाय दिया है, मैंने भी इसे 420 पर बाय किया है, और मैं क्या करता हूँ कि 425 पर इसको बेच देता हूँ, और मैं आपको बोलता नहीं हूँ कि आप इसे बेचो। मतलब आपको जो मैंने रिकमेंडेशन किया है उसके विपरीत मैंने कोई पोजीशंस ली है तो दैट इज नॉट अलाउड। ये मैं विपरीत पोजीशंस 15 डेज के बाद ही ले सकता हूँ, और जनरली आपको जो रिकमेंड किया है उसमें मेरी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड रहती है। इसलिए मेरा स्विंग ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। एज सच स्विंग में मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसको होल्ड ज़रूर करता हूँ थोड़ा लंबा। यस, आपको यहाँ पर ट्रेड वैल्यूज़ भी दिख रहे होंगे, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर ये देखिए लॉसेस भी बुक करने पड़ेंगे। ये दिख रहा है आपको, अल्यू फ्लोराइड में मैंने लॉस बुक किया है, ये आपको भी बुक कराया था राइट। तो अल्यू फ्लोराइड में हमने यहाँ पे रिजल्ट्स ख़राब आने की वजह से और फैक्ट्रीज में कुछ कुछ आग लगने की वजह से इसमें लॉस ज़रूर बुक किया था। तो ये कुछ चुनिंदा ट्रेड्स हैं जहाँ पर आपको लॉस भी बुक करने पड़ेंगे, और यही रीज़न है कि आपको मेरा पीएनएल मैं दिखाना चाहता था। और ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको लॉस बुक कैसे करना है। तो आपके माइंड को सेट करके यहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता लगेगी कि आपको यहाँ पर काम कैसे करना है। अनरियलाइज्ड पीएनएल एक बार देखेंगे, मेरा अनरियलाइज्ड पीएनएल मेरा 3.3 का लॉस चल रहा है। डेफिनेटली कुछ पोजीशंस हमें होल्ड करनी पड़ती है जो यहाँ पर हम होल्ड करके बैठे हुए हैं राइट। तो वापस से हमारे पोर्टफोलियो पे से हटके हम यहाँ पर पीपीटी में आएंगे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को आपको अलग ही रखना है, ज़्यादा देखना नहीं है, और आपको वेल्थ टाइम के साथ दिखेगी, ना कि तुरंत। अभी हर स्टाइल का अलग माइंडसेट होगा, क्या माइंडसेट रखना है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और बस इतना बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका बैलेंस्ड माइंडसेट होगा, मतलब फास्ट भी रहना है, प्रोएक्टिव भी रहना है, और पेशेंस भी रहना पड़ सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में से हटकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट पेशेंट रहेगा, मतलब आप यहाँ पर स्टॉक के 5% करेक्शन को भी झेलना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में आप 5% करेक्शन जनरली नहीं झेलोगे, लेकिन अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि यहाँ पर भी झेलना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म में आपको वेरी पेशेंट होना पड़ेगा, मतलब बहुत धैर्यता दिखानी पड़ेगी, और इसको हम धीरे धीरे आराम से हर स्टाइल को समझेंगे, माइंडसेट को भी समझेंगे। नंबर 6, स्टॉक पिकिंग स्किल्स। ये है मेन हमारा चैप्टर, जो कि मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। आज का हमारा जो था लेक्चर, आज का हमारा जो एपिसोड था वो यहीं खत्म होगा। हमने 5 चैप्टर्स पर डिस्कस किया, अगले 9 चैप्टर्स पर हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा कोर सेशन चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। अगर अभी तक के आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो,
क्योंकि आज आपको पता लग गया कि हम करने क्या वाले हैं, तो डेफ़िनेटली आप नेक्स्ट वीक से यहाँ पर पूरी ताकत से आप यहाँ पर सीखना स्टार्ट कर सकते हो। और आज का जो लेक्चर था हमारा 5 सेशन पर, 5 इंडेक्स पर, 5 मॉड्यूल्स पर था। और इन 5 मॉड्यूल्स पर आप एक बार इंडेक्स को चेक भी कीजिए क्या हम सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल एपिसोड नंबर 3 के लिए इसके नोट्स बना लीजिए और कल मुझे मिलिए एपिसोड नंबर 3 में। थैंक यू सो मच। देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।